Welcome to the second session of research digital analysis. I am ध्रुव जानी। देखिए, इस सेशन का जो आधार है यह द हिंदू का ही लेख है। ये लेख भी गुमनामी है अगले लेख की तरह, और इसका जो शीर्षक है वह हमें दृश्यमान हो रहा है डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि कुछ आशावाद की बात हो रही है। यह लेख में जो मुद्दे का जिक्र हुआ है वो जिक्र भी दरअसल बहुत ही अत्यंत जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समय में, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की बात की गई है पूरे लेख में। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है यह वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में, उसका भी जिक्र किया गया है, और उसके साथ साथ अन्य कई सारी माहितियों की चर्चा इस लेख में हुई है। हम लोग यह लेख शुरू करेंगे। यह लेख हमारे 2-3 सब्जेक्ट संबंधी है। पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाएगा, दूसरा हेल्थ के बारे में है, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है। क्योंकि यहाँ एक बार वैक्सीन विकसित हो जाने के बाद जो हमें प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं उसका जिक्र भी यहाँ किया गया है, और वे मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंधी होंगे, जैसे कि लो इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कोल्ड चेन फैसिलिटी इन इंडिया इत्यादि। तो इन सब जो है विषयों के साथ हमारा लेख संबंधी है। हम लोग इसकी चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो सामान्य के तत्व है उसकी बात करेंगे, और उसकी बात जो है वो हम दरअसल इन्फॉर्मेटिक के माध्यम से करेंगे ताकि हमें समझना सरल रहे। तो देखते हैं, पहले आप यह फोटो आपके सामने दृश्यमान है जो कि द हिंदू में प्रदर्शित हुआ था लेख, Dose of Optimism. Its subtitle is India must improve its cold chain infrastructure to avail the benefit of new vaccine. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो नई वैक्सीन आने वाली है वो वैक्सीन की जो स्टोरेज है वो रेफ्रिजरेटर में होनी चाहिए, उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, और कम रेफ्रिजरेट नहीं, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। यहाँ एक हमें आगे अनुमान भी दिया गया है, लगभग -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे जो है ठंडा करना पड़ता है या ठंडा रखना पड़ता है। तो इंडिया तो जो है इस मामले में बहुत ही पछात है, बहुत ही बैकवर्ड है, जिसकी वजह से हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो भी करना है, और उसके साथ साथ हमें हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी हमारी वस्ती को, हमारी प्रजा को देने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम निष्कर्ष देखेंगे। देखिए, लेख में कोरोना रसी के बारे में बात हुई है, उसके संदर्भ में भारत की स्थिति तपासी गई है कि अगर एक बार वैक्सीन डेवलप भी हो जाए फिर भी भारत जो है उसके सामने कई सारी चुनौतियां जो है वो आने वाली है, जिसका सामना भारत को करना है। भारत में आधारभूत संरचना की गैरहाजिरी के मुद्दे पर भी भार दिया गया हुआ है। आधारभूत संरचना विच मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमें पता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है, और इसी की वजह से ये जो चुनौतियां हैं वह आने वाली है। mRNA टेक्नोलॉजी, देखिए इसी टेक्नोलॉजी के तहत आज की जो वैक्सीन है वह डेवलप होने जा रही है। टू डेवलप कोविड वैक्सीन, यानी कि रसी, नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आज की जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, और इसी माध्यम से नए जो वैक्सीन है, नई रसियां है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है। अब लेख की अगर महत्वपूर्ण बातें देखें हम लोग तो कई सारी बातें की गई है लेख में। सबसे प्रथम बहुराष्ट्रीय दवाई कंपनी फिजर ने घोषणा की, फेज 3 ट्रायल में चल रहे वैक्सीन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। फिजर नामक एक बहुत ही फार्मा जायंट है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, और उसके द्वारा एक अच्छी घोषणा की गई है, एक सकारात्मक घोषणा की गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो हमारी तीसरे ट्रायल में जो चल रही वैक्सीन है वह वैक्सीन से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, इसी में आशा है। फिजर के द्वारा जर्मन रसी का उपयोग हो रहा है जो कि बायोएनटेक के द्वारा बनाई गई है। जर्मन रसी, ये बायोएनटेक एक जर्मन कंपनी है जो कि फिजर को रॉ मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। फिजर की घोषणा की त्वरित असर भारत में नहीं हुई जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन की हुई थी। ये सच्ची बात है, क्योंकि यह बाहर की कंपनी है, वो पहली बात। और दूसरी बात, अगर डेवलप हो भी गई तो हमें मिलने में जो है टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले अपनी जो है अपना जो देश है, यह कंपनी का देश, वहाँ सप्लाई पूरी होगी, वहाँ से अगर कोई सरप्लस मिलेगा हमें तो ही जो है दुनिया में इसकी सप्लाई शुरू होगी।
तो इसकी वजह से भारत में इसकी घोषणा की कोई ज़्यादा असर नहीं हुई, जैसे कोविशील्ड के मामले में हुई थी और कोवैक्सीन के मामले में हुई थी। कोवैक्सीन वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड एंड कोविशील्ड वाज डेवलप्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट। तो बोथ आर जो है इंडियन है, तो इसकी जो असर है वह भारत में अच्छी मात्रा में हुई थी, जितनी असर फाइजर की घोषणा की नहीं हुई है। देखिए दोनों वैक्सीन के नाम है जो हमें याद रखने हैं, इसके डेवलपर का नाम भी हमें याद रखना है। कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट एंड कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये दोनों ही भारतीय रसी है। अगर हम फाइजर की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वह दरअसल 1849 में हुई थी। तो काफ़ी जो है पुरानी कंपनी है, फार्मा उद्योग में एक बड़ा जो है शेयर अपना रखती है। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवाइयों का निगम है, यानी कि मल्टीनेशनल फार्मा कॉर्पोरेशन है, विच इज एक्चुअली बेस्ड इन अमेरिका। न्यूयॉर्क स्थित है, स्थापना 1849 में हुई थी। आज विश्व की बड़ी दवाई कंपनियों में से एक है, जो विश्व की अलग अलग फार्मा कंपनीज है जो बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करती है, उसमें से यह एक है फाइजर। इसका रेवेन्यू 5175 करोड़ यूएस डॉलर। तो आप लोग समझ सकते हो कि यह दरअसल 1.25 ट्रिलियन होगा। तो इतना बड़ा रेवेन्यू है यह कंपनी का, और फोर्ब्स में भी यह कंपनी को स्थान मिला है। तो बहुत ही बड़ा बैनर है, और उसी के द्वारा यह घोषणा जो है वह हुई है कोरोना वैक्सीन के लिए। स्थापक इसके चार्ल्स एफ अरहर्ट और चार्ल्स फाइजर, यह दोनों स्थापक थे। ये मुख्य लगते हैं जिसके नाम पर आज कंपनी को हम जानते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो रसी का जो विकास है वह mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। mRNA टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ m का जो मतलब है यह मैसेंजर है, यह एक संदेशावाहक है, संदेशावाहक के रूप में कार्य करेगा। दूसरी बात, कई जगह में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि यह mRNA में जो M है वह मॉडर्ना का है। मॉडर्ना एक फार्मा कंपनी ही है जो कि डेवलप कर रही है, एंड इनफैक्ट इट इज अ कंपनी हु पायोनियर्ड द टेक्नोलॉजी कॉल्ड mRNA। तो यहाँ कंफ्यूजन है, मगर हमें मैसेंजर याद रखना है, एक संदेशावाहक है। जब इसका हम कार्य देखेंगे कि यह कार्य शैली जो इसकी कैसी है वो देखेंगे, तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह दरअसल एक संदेशावाहक ही है, मैसेंजर ही है। mRNA टेक्नोलॉजी से बने इस रसी को ठंडा रखना पड़ता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखना पड़ता है, जो रखने में भारत जो है वह निसंदेह असमर्थ है। हमें अभी जो हमारी मूलभूत संरचना है उसको डेवलप करना होगा, हमारी जो कोल्ड चेन्स है उसको डेवलप करना होगा, कोल्ड स्टोरेजेस को डेवलप करना होगा, फिर इसको रखने के काबिल बन सकते हैं। भारत को इस मामले में अपनी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा, और कोल्ड चेन के मामले में तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहद खराब है, बेहद दुर्बल है। रसी बनाने का मूलभूत उद्देश्य वायरस के प्रोटीन को मारना है। जो कोरोना के रसी का हम लोग ग्राफिकल जो है प्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें एक राउंड है, और राउंड में चारों ओर ऐसे स्पाइक्स जैसे है, जिसे हम प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, वे लोग यह प्रोटीन को मारने के लिए अभी कार्य कर रहे हैं कि सारी जो शक्ति है वो इस प्रोटीन में ही है, सारी जो नुकसान करने की जो ताकत है वह यह प्रोटीन ही रखता है। तो क्यों ना इस प्रोटीन को ही खत्म कर दे, तो विषाणु जो है वो अपने आप ही दुर्बल बन जाएगा, मर जाएगा। यही तरीके से अधिकांश रसी विकसित हो रही है, एंड दिस इज द modus operandi that majority of vaccines are produced by this way, on this principle, on this philosophy. Moderna नामक एक अन्य कंपनी भी mRNA तकनीक से टीका विकसित करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट वह कोशिश नहीं कर रही है, दिस कंपनी एक्चुअली पायोनियर्ड द एंटायर टेक्नोलॉजी। यह कंपनी प्रथम है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली। भारत को इस नई प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना होगा, वह निर्मल क्षमता हासिल करनी होगी। भारत को यहाँ से क्या सीख लेनी है कि एक तो mRNA, उसमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना होगा, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी होगी, और अपने घर पर ही यह टेक्नोलॉजी से हम लोग यह टीका जो है उसका उत्पादन कर सके,
वो स्तर पर हमें पहुंचना होगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। साथ ही शीतगार की संरचना की तक भी भारत हाथ से नहीं जाने दे सकता। कोल्ड चेन डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास कोरोना वैक्सीन के नाम पर, वो भी हमें जो है लेट गो नहीं करनी होगी और उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा, उसको भी मजबूत बनाना होगा। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमें मजबूत करना होगा। आज के समय हम लोग कर सकते हैं, यह प्रायोरिटी में रख के कर सकते हैं कोरोना के नाम पर, क्योंकि कोरोना से जो है पूरी दुनिया भयभीत है, पूरा देश भयभीत है। तो हमें ये तक भी हमारी सरकार को उसके हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास mRNA के बारे में कुछ तथ्य है जो कार्यशैली की बात करता है कि कैसे यह जो टेक्नोलॉजी है वह कार्य करती है। देखिए, इसमें M मैसेंजर का है, जिसकी समझ हमें यह सब पढ़ने के बाद हो जाएगी। यह टीका एक विशेष प्रोटीन की जेनेटिक फॉर्मूला होता है, एक विशेष स्पेसिफिक प्रोटीन की एक जेनेटिक फॉर्मूला होता है, और यह फॉर्मूला का एक्चुअली कोडिंग होता है। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश से शरीर पहचान लेगा, सावधान बनाएगा। हालांकि इट्स नॉट हार्मफुल बट इट्स रिकॉग्निजेबल। तो शरीर जो है वह पहचान लेगा कि कोई दूसरी प्रकार का प्रोटीन जो है वह हमारे शरीर में आया है और सावधान हो जाएगा, जिसका फायदा हमें जब असली रोग है, उसका जो वायरस है, जब वो हमारे शरीर में एंटर होगा तब मिलेगा। अब जब शरीर में सच्चा रोग विषाणु घुसेगा तो शरीर उसे पहचान कर खत्म कर देगा, क्योंकि शरीर को याद होगा कि ऐसा ही प्रोटीन जो है वह हमारे पास आया था, तो हमें इसे मारना है। तो एक तरह से यह हमारे WBC के जैसा जो है इसकी मोडस ऑपरेंडी है, वह कार्य करने की इसकी जो शैली है वह हमारे श्वेत रक्त कण जैसी है, WBC जैसी है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि यह दरअसल एक मैसेंजरी है जो कि एक कोडेड जेनेटिक फॉर्मूला को पास ऑन करता है हमारे शरीर को, एक बार जब इसका इंजेक्ट हमारे शरीर में हो जाए तब। क्लियर? तो M स्टैंड्स फॉर योर मैसेंजर। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए और मैसेंजर ऑप्शन में ही ना हो तो आप मॉडर्ना कर सकते हैं, तो उसका जवाब जो है वह मॉडर्ना रहेगा, मगर टेक्निकली टर्म में इसे मैसेंजर हम लोग कह सकते हैं। देखिए, तो यहाँ तक हमने दो जो है चरण देखे, जिसमें एक चरण निष्कर्ष का था और दूसरा था महत्वपूर्ण बात लेख की। हालांकि यह जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारी है वो लेख में नहीं दी गई, वो मैंने अपनी ओर से तैयार की है आपके सामने रखने के लिए, ताकि आपको भी जो है सरलता हो समझने में। यहाँ से हमारा तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि सामान्य अभ्यास के तत्वों की बात करता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे तत्व नहीं होते, मगर इन्फोग्राफ्स जो है उसका सहारा लेके हम लोग पूरा जो सिनेरियो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, हाउ क्लोज इज द वर्ल्ड टू ए कोरोना वायरस वैक्सीन, नंबर ऑफ कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स बाय डेवलपमेंटल फेज। अभी तो दुनिया भर की कंपनियों के जो वैक्सीन है, जो फॉर्मूलाज उन लोगों ने तैयार की है, वो अभी ट्रायल स्टेज में ही है, उसको अप्रूव नहीं किया गया, उसको पब्लिक यूज के लिए बाजार में नहीं लाया गया। देखिए, यह सब फेज है, अप्रूव यहाँ होगा, उसके पहले 4 फेज है, 1, 2, 3, 4। ये हमें बात थोड़ी मालूम होनी चाहिए, जिसके टेक्निकल नाम है। पहला जो है वह है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, एकदम प्राइमरी टेस्टिंग है। दूसरा फेज 1 का है, तीसरा फेज 2 का, और जो चौथा है वह है फेज 3 का। और उसके बाद अगर फेज 3 में यह टीका अप्रूव हो गया, सक्सेस हो गया, तो उसको अप्रूव किया जाएगा और उसको पब्लिक यूज के लिए बाजार में लाया जाएगा। भारत के संदर्भ में देयर इज नो वैक्सीन इन फेज 3। हमारे संदर्भ में अभी फेज 3 में एक भी वैक्सीन नहीं आया। जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की बात हो रही है वो 2 और 3 में है, यहाँ है और यहाँ है। अभी तक यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आने की तो बात ही अभी थोड़ी दूर है। अब देखिए, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में दुनिया भर में 155 वैक्सीन जो है वे भी इस फेज में है। अभी उसको अप्रूव नहीं किया गया,
फेज 1 के लिए। फेज 1 में देर आर टोटल 39 वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। यह बात वर्ल्ड वाइड की है, यह हमें याद रखना है, भारत के संदर्भ में नहीं है या कोई राष्ट्र विशेष के संदर्भ में नहीं है, पूरे विश्व की बात हो रही है। फेज 2 में देर आर 18 कैंडिडेट्स ऑफ वैक्सीन विच आर अंडर ट्रायल, और फेज 3 में देर आर 11 कैंडिडेट्स इन विच द वन इज ऑफ फिजर, जिसका जिक्र हमने आगे लेख में देखा, वो इस फेज में है, आखिरी फेज में है। अगर यहाँ सक्सेस हो गई देन इट विल बी अप्रूव्ड एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। तो दिस इज द सिनेरियो। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में 155 वैक्सीन है, फेज 1 में देर आर 39, फेज 2 में देर आर 18, फेज 3 में देर आर 11 एंड नॉट अ सिंगल इज बीन अप्रूव्ड। आगे देखिए जैसे ही वैक्सीन का एक हमें वैक्सीन डेवलप होने की एक आशा दिखी, तो उससे जो जिसको फायदा होने वाला था वह कंपनियों के जो स्टॉक्स थे, उसके जो शेयर्स थे, उसमें हमें करंट दिखा, उसमें हमें सकारात्मक जो है बढ़ाव देखने को मिला, जिसमें सर्वप्रथम एक्सपीडिया है जिसके शेयर में 24% का जो है बढ़ावा हुआ। उसके बाद अमेरिकन एयरलाइन है, उसके बाद बायोएनटेक है जो कि जर्मन कंपनी की हमने बात की थी, जो फिजर को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। मैरियट इंटरनेशनल होटल बिजनेस की बात है, उसके शेयर में भी हमें जो है तेजी देखने को मिली, और आखिरी में फिजर, उसका भी शेयर जो है वह बढ़ा। देखिए सभी ऐसी कंपनियां हैं जिसको फायदा होने वाला है। अमेरिकन एयरलाइंस तो परिवहन जो है वो ज़्यादा होगा, टूरिज्म ज़्यादा होगा। मैरियट होटल्स, टूरिज्म ज़्यादा होगा तो लोग जो है वे ठहरेंगे होटल में ठहरेंगे तो उनको बिक्री होगी, कमाई होगी। और फिजर तो है ही, बायोएनटेक भी है ही। एक्सपीडिया वो भी अब ट्रैवल कंपनी ही है, तो निसंदेह अगर वैक्सीन जो है वह सक्सेसफुल हो गए तो ट्रैवलिंग जो है उसको बूस्ट मिल सकती है। और इसी के साथ साथ जो कंपनियां जिसको नुकसान होने वाला है कोविड की वैक्सीन आने से, उनके शेयरों में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। क्योंकि वैक्सीन आ गई तो लोग अब घर में नहीं रहेंगे तो इसका जो उपयोग है वह एकदम कम होगा। दूसरा जूम जो ऐप होती है वीडियो कॉलिंग की, उसके शेयर में भी हमें भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अब उसका जो उपयोग है वह कम से कम होगा, जहाँ जरूर है वहीं होगा। वरना अब जो लोग हैं वैक्सीन आने के बाद वे रूबरू जो है एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो सो दैट इज वाई सम स्टॉक्स सो डिक्रीज इन देयर प्राइसेस। अब उसके बाद देखिए हाउ वैक्सीन इरेडिकेटेड common diseases, annual 20th century morbidity and 2019 morbidity of selected disease in the US। यह रिपोर्टेड केसेस की बात है। यह 20वीं सदी में जो मृत्यु हो गई थी अलग अलग रोगों से, अलग अलग बीमारियों से, उसका आंकड़ा है जो कि लाल में है। पीले वाले में रिपोर्टेड केस इन 2019 की बात है, और परसेंटेज डिक्रीज यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो डिक्रीज का परसेंटेज है। तो देखिए सर्वप्रथम मिसलस 20वीं सदी में 5 लाख लोग जो है वे मृत्यु हुए थे, और आज के समय यानी कि 2019 में सिर्फ 1287 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से एक भी मरा नहीं होगा। एंड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ मोर देन 99%। उसके बाद पर्टूसिस के 2 लाख मृत्यु हुए थे पिछली सदी में। आज के समय 15,662 केस सालाना इसके रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें जो गिरावट है वो हमें 92% की दिखती है। उसके बाद मुम्स है जिसमें मृत्यु हुई थी 1,62,000 की, और रिपोर्टेड केस 2019 में 3,509 है, इसमें भी 98% की हमें गिरावट दिख रही है। तो सब आप रोग देख सकते हो, रूबेला है, स्मॉल पॉक्स है, डिप्थेरिया है, पोलियो है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 20वीं सदी में जो रोग खतरनाक श्रेणी में आते थे, वही रोग आज के समय एकदम जो है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एकदम अदृश्य होने वाले हैं। तो यही वैक्सीन का कमाल है। कोरोना के मामले में भी ऐसा ही होगा। एक बार वैक्सीन पूर्ण रूप से अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, उसके बाद उसका उपयोग शुरू हो जाए, तो कोरोना जो है उसके जो आंकड़े हैं वे एकदम गिर जाएंगे, एकदम कम हो जाएंगे।
देखिए, यह फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स है जो कि टॉप 4 ब्रांड की बात हुई है वर्ल्ड की, और सभी जो कंपनीज है वे आज के समय कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हैं पूरी धूमधाम से, जिसमें से इसके नेटवर्थ की बात भी की गई है 4 बड़े जो है खिलाड़ियों की। पहला रोच है जिसकी नेटवर्थ है $6.9 बिलियन। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। उसके बाद बेयर जिसकी नेटवर्थ 6.2 बिलियन है। बेयर इज जर्मन फार्मा कंपनी है। फिजर जिसकी नेटवर्थ $4.7 बिलियन है, और अबॉट जिसकी नेटवर्थ $4.4 बिलियन है। दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो these are the players which are actually running in a race to develop COVID vaccine as early as possible. तो आज के लेख में जो हमने बातें की, उस बातों में कई सारी बातों का उल्लेख हमने किया है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की भी बात की, कोरोना वैक्सीन डेवलप करने वाले प्लेयर्स की भी बात की, उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन डेवलप करने की तकनीक की बात की, तकनीक के साथ उसको कैसे जो है रखा जाएगा उसकी भी बात की, भारत को क्या करना पड़ेगा इसके संदर्भ में, जैसे ही एक बार वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाए तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौती होगी उसका भी जिक्र किया। थोड़े हमने इन्फोग्राफ्स भी देखे जिससे हमें क्लियर हुआ कि कोरोना वैक्सीन जो है इसमें कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से कैंडिडेट पहुंचे हैं। भारत के संदर्भ में भी देखा कि भारत में आज के दिन फेज 3 में एक भी वैक्सीन जो है उसका कैंडिडेट मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने कई स्टॉक्स देखे जिसके स्टॉक्स फायर अप हुए ड्यू टू दिस पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम फिजर। उसके साथ साथ हमने कई पहलू देखे, अन्य कई माहितियों की भी बात की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।